अल्बर्ट कैमू जो एक फ्रेंच अल्जीरियन राइटर और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने जीवन और काम के माध्यम से ऐसे सवालों को उठाया जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं हमेशा से रहे हैं। सवाल जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं या कभी सोचते हैं कि शायद इनसे फर्क नहीं पड़ता। जीवन का क्या मतलब है? और जब कुछ भी या कोई भी चीज़ लाइफ या दुनिया का मीनिंग नहीं दे सकती, तो क्या हम जीने का मकसद ढूंढ सकते हैं? कैमू का नाम आज एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म के साथ जुड़ा है। ये उनकी फिलॉसफी है जो लाइफ और उसके इनहेरेंटली मीनिंगलेस यानी अनअर्थक होने पर फोकस करती है। हम आज के एपिसोड में ये जानेंगे कि कैसे कैमू ने एब्सर्ड यानी बिना किसी तर्क के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और जीवन को इसके साथ एक्सेप्ट करने के रास्ते दिखाए। आपके लिए ये सिर्फ एक थियरी या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट होगा जो आपको अपनी लाइफ के कई सिचुएशंस और स्ट्रगल्स को अलग नजरिए से देखने और समझने में मदद करेगा। अल्बर्ट कैमू का जन्म 7 नवंबर 1913 को अल्जीरिया के मोंडोवी गांव में हुआ, जो उस वक्त एक फ्रेंच कॉलोनी थी। कैमू का परिवार फाइनेंशियली वीक था। उनके पिता लूसियन कैमू एक फ्रेंच अल्जीरियन थे जो एक विनयार्ड में काम करते थे और उनकी मौत वर्ल्ड वॉर 1 के इनिशियल स्टेज में ही हो गई थी। कैमू तब 1 साल के भी नहीं थे। उनकी माँ कैथरीन हेलेन सिंटेस, जो ऑलमोस्ट डीफ यानी बहरी थी और लिखना पढ़ना भी नहीं जानती थी, उनके जीवन में एक सेंट्रल फिगर रही। यही वजह थी कि कैमू अपने बचपन से ही एक ऐसे जीवन से परिचित थे जो स्ट्रगल्स और हार्डशिप से भरा था। कैमू का बचपन अल्जीरिया के कैपिटल अल्जियर्स के एक इम्पोवेरिस्ट यानी गरीब क्वार्टर में बीता। अल्जायर्स में जो महल और रिसोर्सेज की कमी थी, उसने उनके नज़रिए को और प्रगतिशील और सेंसिटिव बनाया। उन्होंने पॉवर्टी यानी गरीबी का असर खुद देखा और महसूस किया, और ये समस्या उनके लिखने और सोचने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई। कैमू की माँ उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। उन्होंने सिंप्लिसिटी यानी सादगी और रिस्ट्रेंट यानी सेल्फ कंट्रोल को जीने का तरीका बनाया, और कैमू ने इन वैल्यूज को अपने जीवन और काम में अपनाया। उनका जीवन अल्जीरिया में फ्रेंच कॉलोनियल रूल के दबाव और असर के बीच बीता। कॉलोनिज्म ने अल्जीरिया के लोगों और उनकी संस्कृति पर गहरा असर डाला था। फ्रेंच कल्चर और अल्जीरियन ट्रेडिशन के बीच एक कॉन्ट्रास्ट था जो कैमू ने अपने जीवन में अनुभव किया। इस कॉन्ट्रास्ट ने उनके विचारों को काफी डीपली इन्फ्लुएंस किया। फ्रेंच और अरब कल्चर के बीच के इस टेंशन और इनइक्वालिटी ने उन्हें दुनिया के इनजस्टिसेस और ह्यूमन डिग्निटी पर सोचने के लिए प्रेरित किया। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें अल्जीरिया के नेटिव लोग सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किए जाते थे, और यही डिस्क्रिमिनेशन उनके विचार और वैल्यूज में दिखाई दिया। कैमू की स्कूलिंग उनके चाचा गुस्ताव अकॉल्ट के प्रभाव में हुए, जो उनके जीवन में एक मुख्य रोल में थे। गुस्ताव ने कैमू को लिटरेचर और फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस कराया। उनके टीचर लुइस जर्मेन ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की, जो कैमू के कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट थी। जर्मेन के प्रति कैमू की आदर और लगाव इतना था कि उन्होंने अपना नोबेल प्राइज जर्मेन के नाम किया। अल्बर्ट कैमू के फॉर्मेटिव ईयर्स में एजुकेशन और हेल्थ चैलेंजेस ने उनकी सोच और उनके विचारधारा को डीपली शेप किया। अल्जायर्स में उनकी स्कूलिंग के दौरान उनके टीचर लुई जर्मेन उनके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट गाइड बन गए। जर्मेन ने उनका एकेडमिक टैलेंट देखा और उन्हें एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में डेवलप किया जो लिटरेचर और
फिलॉसफी के प्रति ज़्यादा रिसेप्टिव यानी सेंसिटिव था। इस वक्त तक कामू के अंदर नॉलेज और न्यू आइडियाज़ के प्रति एक डीप क्यूरियोसिटी जग चुकी थी। ये इंटरेस्ट ग्रेजुअली लिटरेचर और फिलॉसफी के प्रति एक गहरी अंडरस्टैंडिंग में बदलने लगा। कामू ने फ्रांस के फिलोसॉफिकल और लिटरेरी आइकन्स जैसे जॉन पॉल सार्त्र, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की और फ्रीडरिख नीचे को पढ़ा। ये थिंकर्स उनके पर्सपेक्टिव को डीपली इम्पैक्ट करने लगे। इस एक्सपोजर ने कामू को एग्जिस्टेंशियलिज्म के प्राइमरी कॉन्सेप्ट से परिचित कराया, जिसमें जीवन के मीनिंग और एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल पर फोकस होता है। ये वही आइडियाज हैं जो बाद में एब्सर्डिज्म के रूप में उनके काम का फाउंडेशन बने। इसी दौरान उन्हें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का डायग्नोसिस हुआ, जो उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। टीबी ने उन्हें फिजिकली और इमोशनली चैलेंज किया। ये एक ऐसी बीमारी थी जो उनका पूरा रूटीन, कैरियर और रिलेशनशिप्स तक इम्पैक्ट करती थी। कामू को अपना फॉर्मल एजुकेशन सस्पेंड करना पड़ा और ये आइसोलेशन उनके थॉट प्रोसेस में नई क्लैरिटी और मैच्योरिटी ले आया। टीबी के साथ ये स्ट्रगल उनके राइटिंग और विचारधारा में एक अलग लेयर जोड़ता है, एक एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग यानी दुख को अपना लेना और इसके साथ जीवन को मीनिंगफुल बनाने का एक अच्छा स्ट्रगल। कामू के एजुकेशन और ट्यूबरकुलोसिस के साथ स्ट्रगल ने उनके विचार और उनके एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इन्फॉर्मेटिव ईयर्स के फिजिकल और मेंटल हार्डशिप्स ने उनके जीवन और राइटिंग में एक ऐसा पर्सपेक्टिव जोड़ा जो उनके हर आगे के काम में रिफ्लेक्ट होता है। ट्यूबरकुलोसिस के स्ट्रगल और एजुकेशन में इंटरप्शंस के बाद कामू ने अपनी राइटिंग और जर्नलिज्म में अपना रास्ता ढूंढना शुरू किया। कामू का लगाव राइटिंग और जर्नलिज्म के प्रति नेचुरली आया। उन्होंने राइटिंग को एक एक्सप्रेशन का माध्यम के रूप में देखा, जिसमें वो अपने विचारों और जीवन के कॉन्ट्रडिक्शंस को आर्टिकुलेट कर सकते थे, प्रकट कर सकते थे। उन्होंने कुछ इनिशियल प्लेज और एसेज लिखने की शुरुआत की जो एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म के उनके आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती थी। ये अर्ली राइटिंग्स उनकी जर्नी का अहम हिस्सा थी, जिसमें वो अपने थॉट प्रोसेस को रिफाइन और क्लैरिफाई करते गए। कामू ने जर्नलिज्म के फील्ड में ऑफिशियली स्टेप अल्जायर्स में रखा, जहां उन्होंने एक लेफ्ट विंग न्यूज़पेपर अल्जर रिपब्लिकेन के लिए लिखना शुरू किया। जर्नलिज्म में आने के बाद उनका एक्सपोजर सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के प्रति बढ़ा। कॉलोनियल अल्जीरिया में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस का जो असर उन्होंने अपने चाइल्डहुड से देखा था, वो जर्नलिज्म के थ्रू और क्लियर होने लगा। उन्होंने अपने आर्टिकल्स में अल्जीरियन लोगों के स्ट्रगल्स और फ्रेंच कॉलोनियल रूल के इनजस्टिस के बारे में ओपनली लिखा। ये एक्सपीरियंस उनके फिलोसॉफिकल थॉट्स को डीपली इन्फ्लुएंस कर रहा था। कामू का जर्नलिज्म उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज के साथ एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपोजर था। जर्नलिज्म के माध्यम से उन्होंने अपने आइडियल्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच के कॉन्ट्राडिक्शंस को समझा। उनका लेफ्ट विंग व्यूज और ऑप्रेस्ड लोगों के साथ उनका अलाइनमेंट उनके राइटिंग्स में दिखाई देता है। यह फेज उनके आइडियाज को एक शार्पर और रिफाइंड डायरेक्शन दे रहा था और उनके सोच में एक पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हो रहा था। कामू का जर्नलिज्म के प्रति लगाव उनके विचारों में एक डेप्थ और क्लैरिटी लेकर आया। उन्होंने देखा कि कैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी और ऑपरेशन यानी अत्याचार है और ये डायरेक्टली उनके फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन डिग्निटी और फ्रीडम से जुड़ा था। कामू ने जर्नलिज्म को एक पावरफुल टूल के रूप में देखा, जिसमें वो न सिर्फ इश्यूज को हाईलाइट करते थे बल्कि अपनी फिलॉसफी के मेन पॉइंट्स जैसे एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में एक्सप्लोर करते थे। कामू की फिलॉसफी में एब्सर्डिज्म एक सेंट्रल आइडिया बन गया, जिसे समझना उनके काम को समझने के लिए जरूरी है। एब्सर्डिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट
ये कहता है कि जीवन और इसके स्ट्रगल्स में इनहेरेंट मीनिंग या पर्पस नहीं है। कामू के लिए एब्सर्ड का अर्थ है वो गैप जो इंसान के मीनिंग ढूंढने की इच्छा और दुनिया के मीनिंगलेसनेस के बीच में है। ये एक ऐसे एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को दर्शाता है जिसमें इंसान को अपनी कोशिश और दुनिया की अनर्थकता का सामना एक ही वक्त में करना पड़ता है। कामू के विचार एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़ा तो है, पर उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। उनके लिए एब्सर्ड एक रियलिटी है जिसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये इंसान के नीड फॉर क्लैरिटी और दुनिया के अनआंसरेबल नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने कहा, देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ बियॉन्ड वॉट वी कंस्ट्रक्ट। एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट कामू के पहले के फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इवॉल्व हुआ। उन्होंने थिंकर्स जैसे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और फ्रीडरिक नीचे को पढ़ा, जिन्होंने जीवन के एग्जिस्टेंशियल सवालों को डायरेक्ट और इंटेंस तरीके से एक्सप्लोर किया। दोस्तोयेव्स्की की नॉवेल्स जो मोरल और एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस करती हैं और नीचे की गॉड इज डेड के कॉन्सेप्ट ने कामू के विचारों को डीपली इन्फ्लुएंस किया। कामू के लिए ये विचार समस्या को सीधा देखते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और उन्होंने इस एब्सर्डिटी को एक एक्सेप्टेबल रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट किया। कामू के एब्सर्डिज्म का फाउंडेशन इस बिलीफ पर है कि इंसान अपनी डेथ और जीवन की मीनिंगलेसनेस को समझता है, पर फिर भी जीने का रास्ता ढूंढता है। यह समस्या एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट को ट्रिगर करती है। कामू कहते हैं कि जीवन का ये अनअर्थक कैरेक्टर ही उसका कोर है। उन्होंने एब्सर्ड को एक ऐसे चैलेंज के रूप में देखा जिसमें इंसान अपने जीने का रीजन खुद बनाता है, बिना किसी एक्सटर्नल या रिलीजियस एक्सप्लेनेशन के। इस तरह एब्सर्डिज्म ने कामू के काम को मूल बनाया, जिसमें इंसान के जीवन का मीनिंग खुद इंसान के हाथों में है। कामू का ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस एब्सर्डिज्म के कोर आइडियाज को समझने का एक इफेक्टिव मीडियम है। इस ऐसे में कामू ग्रीक मिथ के कैरेक्टर सिसिफस का एग्जाम्पल देते हैं। सिसिफस को गॉड्स ने एक एटर्नल पनिशमेंट दी थी, एक बड़ी चट्टान को पीठ पर ढकेल कर पहाड़ की चोटी तक ले जाना, जो हर बार चोटी पर पहुंचते ही नीचे गिर जाती है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। कामू कहते हैं कि ये स्ट्रगल जिसमें कोई एंड या फुलफिलमेंट नहीं है, हमारे जीवन के स्ट्रगल का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। द मिथ ऑफ सिसिफस में कामू ये कहते हैं कि सिसिफस का स्ट्रगल जो पहले बेकार और मीनिंगलेस लगता था, उसका एसेंस है। सिसिफस का एक्ट जिसमें वो बार बार चट्टान को उठाता और नीचे गिरते हुए देखता है, हमारे जीवन के रेपिटेटिव और मंडेन एक्सेप्ट्स को दर्शाता है। कामू ये क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर जीवन में कोई फाइनल पर्पस या मीनिंग नहीं है तो इंसान किसके लिए जीता है। कामू कहते हैं कि ये मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करना ही अब्सर्ड के साथ जीने का पहला कदम है। कामू के अकॉर्डिंग हम अपने डेली रूटीन और रिपीटेड फेलियर्स के थ्रू एक एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस हमारे जीवन को एक नई क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देता है। कामू कहते हैं, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। इस लाइन का मतलब है कि सिसिफस अपने टास्क को अनर्थक होने को समझने के बावजूद उसमें एक इनर फ्रीडम और डिग्निटी ढूंढ लेता है। इस रियलाइजेशन से कामू एब्सर्ड के साथ जीने का एक रास्ता दिखाते हैं। अल्बर्ट कामू का नॉवेल द स्ट्रेंजर उनके फिलोसॉफिकल थॉट्स का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जिसमें एब्सर्डिज्म को एक फिक्शनल कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है। द स्ट्रेंजर की कहानी एक ऐसे कैरेक्टर मॉसॉ के आसपास घूमती है जो
सोसाइटी के ट्रेडिशनल वैल्यूज और इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। नॉवेल की शुरुआत में मार्सो अपनी माँ के फ्यूनरल में शोक नहीं दिखाता और ये बात उनके कैरेक्टर के इनडिफरेंट नेचर को दर्शाती है। उसके जीवन का ये इनडिफरेंट एटीट्यूड उनके सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। इस नॉवेल में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मार्सो एक अरब आदमी का मर्डर करता है। यह मर्डर बिना किसी स्ट्रॉन्ग मोटिव के किया गया और यह भी एब्सर्डिज्म को हाईलाइट करता है। एक ऐसे एक्ट का डिपिक्शन जो मीनिंग और इंटेंशन के बिना है। मार्सो का ट्रायल होता है, पर यह ट्रायल उस मर्डर के लिए नहीं बल्कि उसके जीवन के इनडिफरेंट अप्रोच और अनकन्वेंशनल बिहेवियर के लिए होता है। सोसाइटी उसके जीवन की चॉइसेस और उसके इमोशंस को जज कर रही होती है और यही एब्सर्डिटी का एसेंस है। कामू के लिए मार्सो एक अब्सर्ड हीरो है। मार्सो अपने इमोशंस और एक्शंस के थ्रू दुनिया के नॉर्म्स को रिजेक्ट करता है। ये कैरेक्टर सोसाइटी के एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स और मीनिंग की तलाश से परे है और अपने जीवन को सिंपल और मीनिंगलेस के रूप में एक्सेप्ट करता है। उसके जीवन में एक डायरेक्टनेस और ऑनेस्टी है जो उसे अलग और यूनिक बनाती है। मार्सो अपनी लाइफ में जो चॉइसेस करता है वो क्लियर और ट्रूथ से भरी है, बिना किसी एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस के दबाव के। ये जीवन के एब्सर्ड नेचर को एम्ब्रेस करने का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अल्बर्ट कामू का नॉवेल द प्लेग एग्जिस्टेंशियलिज्म और मोरालिटी के क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लोर करता है। यह नॉवेल एक अल्जीरियन कोस्टल टाउन ओरान में फैलती एक प्लेग यानी महामारी पर आधारित है। इस प्लेग का सिंबलिज्म क्लियर है कि ये जीवन के स्ट्रगल्स, ह्यूमन सफरिंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ओरान के लोग शुरू में इस महामारी को इग्नोर करते हैं, पर जैसे जैसे डेथ बढ़ने लगती है उनका ये इग्नोरेंस एक रियलिटी में बदल जाता है। इस नॉवेल में प्लेग सिर्फ एक फिजिकल डिजीज नहीं है बल्कि लाइफ के इनहेरेंट स्ट्रगल्स और एडवर्सिटीज का एक मेटाफर है। नॉवेल के माध्यम से कामू ये दर्शाते हैं कि इंसान के पास अपने जीवन और अपने समुदाय के लिए दुख और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना कितना आसान होता है, पर जैसे ही ये प्लेग अनकंफर्टेबल हो जाती है लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स को छोड़कर एक कॉमन स्ट्रगल के लिए एक होते हैं। यह उनके एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल को दर्शाता है, एक ऐसे दुख से लड़ना जिसका एंड क्लियर नहीं है और जो हर किसी को किसी न किसी तरीके से टच करती है। द प्लेग के कैरेक्टर्स इस एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन के रिस्पॉन्स में अपने अपने वैल्यूज और मोरल ग्राउंड्स को डिफाइन करते हैं। इस सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिडेरिटी, यानी वो सेंस ऑफ यूनिटी जो इंसान को ह्यूमैनिटी की तरफ उठाए गए एक्शन में जोड़ती है। डॉक्टर रियक्स जो नॉवेल के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, प्लेग के खिलाफ एक कॉमन कॉज के लिए अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर देते हैं। उनका ये एक्ट एक एग्जिस्टेंशियल चॉइस है, यानी वो दुख और डेथ के बीच अपने मोरल्स और कंपैशन से काम करते हैं बिना किसी स्पेसिफिक होप के कि उनका ये स्ट्रगल कामयाब होगा। कामू ने सॉलिडेरिटी और ह्यूमन स्पिरिट को इस नॉवेल में एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से दर्शाया है। यहाँ हर कैरेक्टर अपने पर्सनल सफरिंग से परे होकर एक लार्जर पर्पस के लिए जीता है। कामू कहते हैं कि जीवन में स्ट्रगल्स और एडवर्सिटीज इनएविटेबल है और पर इंसान अपने एग्जिस्टेंस को समर्थ और मीनिंगफुल बना सकता है जब वो अपने जीवन को अपने और अपने आसपास के लोगों के बेटरमेंट के लिए डेडिकेट करता है। इस नॉवेल का एसेंस यही है कि जीवन के इनहेरेंट सफरिंग के बीच इंसान का अपने आप को डिफाइन करना, अपने मोरल्स और सॉलिडेरिटी की वैल्यू से जीवन में मीनिंग ढूंढना ही असली करेज है। कामू का मैसेज ये है कि जब हम लाइफ के स्ट्रगल्स को इंडिविजुअली नहीं बल्कि सॉलिडेरिटी के साथ फेस करते हैं तब हम जीवन में एक नया पर्पस और स्ट्रेंथ पाते हैं।
कामू के लिए रेबेलियन एक कोर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो इंसान के जीवन और वैल्यूज को डायरेक्ट करता है। अपने वर्क द रेबल में कामू रिवॉल्ट को इंसान के जीवन का एक एसेंशियल यानी मूल एक्ट मानते हैं। उनके लिए रेबेलियन एक ऐसा एक्शन है जिसमें इंसान अपने और अपने आदर्शों के बीच के सामर्थ्यों को दिखाता है और सोसाइटी में जो अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ अपनी वैल्यूज को खड़ा करता है। कामू कहते हैं कि इंसान तब रिवोल्ट करता है जब उसके जीवन के इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस को समझने के बावजूद वो अपने आइडियल्स और डिग्निटी के लिए स्टैंड लेने का फैसला करता है। द रेबल में कामू रेबेलियन को एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में देखते हैं जो इंसान को एक इथिकल फाउंडेशन पर जीने के लिए इंस्पायर करता है। इस रेबेलियन का असल पर्पस ये नहीं कि इंसान सिर्फ अपोज करे, वो दुनिया में अपने कुछ आइडियल्स को स्टैंड लेने और जस्टिस एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है। कामों के लिए रेबेलियन एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम के लिए है, और ये रिस्पॉन्स तब आता है जब इंसान अपनी मोरल बाउंड्रीज और एग्जिस्टेंस को समझता है। द रेबल में कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो रेबेलियन को एक डीप कॉन्सेप्ट के रूप में डिफाइन करती हैं। कामू कहते हैं कि रिवोल्ट एक इंडिविजुअल और सोशल वैल्यू दोनों को दिखाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी और ह्यूमैनिटी के प्रति कॉन्शियस बनाता है। इसमें वो एस्पेक्ट्स आते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स और एब्सर्ड के कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। कामों के लिए जब इंसान रेबेलियन को समझता है तब वो अपने जीवन को एक नई रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ जीने लगता है। कामों के एब्सर्डिज्म और रिवोल्ट के कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हैं। एब्सर्डिज्म में इंसान जीवन की मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करता है और रिवोल्ट में वो अपने आइडियल्स के साथ जीने का डिसीजन लेता है। द रेबल का मैसेज ये है कि हम अपने जीवन के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने मोरल एक्शंस के थ्रू इस दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने का प्रयास करें। रेबेलियन के जरिए कामू एक फिलोसॉफिकल और इथिकल फ्रेमवर्क देते हैं जो इंसान के जीवन और ह्यूमैनिटी को वैल्यू और डेप्थ के साथ डिफाइन करता है। इस थॉट प्रोसेस के माध्यम से कामू दिखाते हैं कि जीवन के स्ट्रगल्स और कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच हम कैसे अपने जीवन को मीनिंगफुल और डिग्निफाइड बना सकते हैं और कैसे हम अपनी इंडिविजुअलिटी और ह्यूमैनिटी के साथ अपनी सोसाइटी और दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। कामू के पॉलिटिकल व्यूज उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस और उनके इथिकल फ्रेमवर्क्स का एक नेचुरल एक्सटेंशन है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान कामू ने फासिज्म यानी तानाशाही के खिलाफ अपना स्टैंड ओपनली लिया। फासिज्म जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी को सप्रेस किया जाता है उनके एग्जिस्टेंशियल बिलीव्स और ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर कॉम्बैट में अपने आइडियाज़ और थॉट्स को प्रकट किया और फ्रेंच रेजिस्टेंस के साथ जुड़े। कामू ने अपने आर्टिकल्स के माध्यम से फ्रांस के लोगों में होप और मोरल करेज जगाने का काम किया। उनका मानना था कि फासिज्म के खिलाफ ये स्ट्रगल इंसान की फ्रीडम और जस्टिस के लिए एक जरूरी संघर्ष है। वर्ल्ड वॉर II के बाद कामू के व्यूज पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल लेवल पर इवॉल्व हुए। वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया ने कम्युनिज्म को एक नए मॉडल के रूप में देखा जो इनिशियली इक्वालिटी और यूनिटी का प्रॉमिस करता था, लेकिन कामू ने कम्युनिज्म की कुछ की आइडियोलॉजीज और प्रैक्टिसेस पर अपनी भ्रांति व्यक्त की। कामू को लगा कि कम्युनिज्म भी एक ऐसे सिस्टम में बदल गया जो इंडिविजुअल फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करता है और टोटलिटेरियनिज्म यानी संपूर्ण नियंत्रण का सहारा लेता है। कामू ने कम्युनिज्म के खिलाफ अपने स्टैंस के साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी अपने क्रिटिसिज्म में शामिल किया। उनका यह व्यू पॉइंट था कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो अपने एंड्स को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी तरह के मीन्स का यूज करती हैं वो
इंसान की इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी के विरुद्ध है। कामू के लिए जीवन के स्ट्रगल्स और एग्जिस्टेंस के इश्यूज को फेस करने का एक इथिकल फ्रेमवर्क होना जरूरी है जो ह्यूमैनिटी और जस्टिस पर बेस्ड हो। इसलिए उन्होंने कम्युनिज्म और टोटलिटेरियन रिजीम्स के अगेंस्ट अपने आर्टिकल्स और वर्क्स में अपने स्टैंस को स्ट्रांगली प्रकट किया। कामू की पॉलिटिकल व्यूज और उनका एक्टिविज्म ये दिखाता है कि वो सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडियाज को थियरी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को अपने एक्शंस और राइटिंग्स के माध्यम से रियलिटी में इम्प्लीमेंट किया। उनका ये स्टैंड दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि जीवन के एब्सर्डिटी के बावजूद हम अपने फ्रीडम और डिग्निटी के लिए एक कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकते हैं। कामू के एथिकल फ्रेमवर्क का बेस रिलीजन से अलग है। उनके विचार में मोरालिटी और इथिक्स का सोर्स कोई डिवाइन या रिलीजियस अथॉरिटी नहीं, बल्कि इंसान का अपना संवेदना और एग्जिस्टेंस है। कामू का मानना था कि अगर जीवन इनहेरेंटली मीनिंगलेस है तो हमें अपने एक्शंस और वैल्यूज के लिए खुद जिम्मेदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान अपने मोरल कॉम्पस को रिलीजन के बाहर भी ढूंढ सकता है। यह अप्रोच इंसान को अपने जीवन और डिसीजंस के प्रति एक कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का एक तरीका है, जिसमें वो किसी एक्सटर्नल रूल की जगह अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल हो। कामू का एथिकल व्यू एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म से जुड़ा है। उनका मानना था कि जब हम जीवन की मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारे पास अपने जीवन को जीने का एक ऑनेस्ट और मीनिंगफुल तरीका बनता है। इस एक्सेप्टेंस के साथ इंसान अपने वैल्यूज को अपने खुद के एक्शंस और डिसीजंस में पाता है। कामू कहते हैं कि जीवन के इनहेरेंटली एब्सर्डिटी के बावजूद हमें अपने मोरल चॉइसेस को इस तरह से डिफाइन करना चाहिए जो इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी के प्रति रिस्पेक्ट रखता हो। कामू के अकॉर्डिंग एक इथिकल लाइफ वो है जो इंसान के खुद के प्रिंसिपल्स और इंटीग्रिटी पर बेस्ड हो। वो कहते हैं कि जब हम रिलीजन या किसी आइडियोलॉजी पर रिलाय किए बिना अपने एक्शंस और डिसीजंस को अपने प्रिंसिपल से गाइड करते हैं, तब हम अपने जीवन में एक ऑथेंटिक यानी असली मीनिंग पाते हैं। यह अप्रोच इंसान को अपने और सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, जो अपने इथिक्स और एक्शंस के माध्यम से अपने एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंस और पर्पस ढूंढता है। अल्बर्ट कामू का लेगेसी उनके फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म के माध्यम से आज भी रेलेवेंट है। कामू ने अपनी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी से कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को इस तरह प्रेजेंट किया कि उनके आइडियाज ने कई बाद के थिंकर्स और राइटर्स को डीपली इम्पैक्ट किया। उन्होंने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को डायरेक्टली और ऑनेस्टली एड्रेस किया और उनके कॉन्सेप्ट्स एब्सर्डिज्म, रेबेलियन और ह्यूमन डिग्निटी राइटर्स और फिलोसोफर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन बन गए। कामू ने एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में फिट किया, जो इंसान की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी में उनके रोल को डिफाइन करता है। कामू का इन्फ्लुएंस सिर्फ फिलोसॉफिकल डोमेन तक सीमित नहीं रहा। मॉडर्न सोसाइटी में उनके आइडियाज जैसे जीवन के एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करना, रेबेलियन के माध्यम से ह्यूमैनिटी को अपहोल्ड करना और इथिक्स को रिलीजन के बिना डिफाइन करना आज के सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज में भी रेलेवेंट है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।